एन के कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आप लोगों का वेलकम किया जाता है। और आज पढ़ेंगे सजातीय श्रेणियों का नामकरण भी पढ़ना है। तो आज पूरा IUPAC नामकरण पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले बेसिक पे आते हैं। तो सजातीय श्रेणी जो है तो क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक को उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूहों के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन आदि। कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिसमें प्रत्येक सदस्य में एक समान क्रियात्मक समूह होता है, मतलब एल्किल मूलक समान रहेगा और क्रियात्मक समूह भिन्न रहेगा, तो उसे सजातीय श्रेणी कहलाएगी। ये तथा विभिन्न सदस्य अणु द्रव्यमान के क्रम में होते हैं, सजातीय श्रेणी कहलाता है। किसी सजातीय श्रेणी के सदस्यों को किसी एक सामान्य सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है या किया जा सकता है। इसके बनाने की विधियां जो होती हैं, रासायनिक गुणों में काफी समानता मिलती है, तथापि यहाँ पे जो भौतिक गुणों में क्रमिकता पाई जाती है। एक ही श्रेणी के सभी सदस्य एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? सजात कहलाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि सजातीय श्रेणियों के विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले इनका देखते हैं एक स्तर पे। तो समान रासायनिक गुण, इनके जो रासायनिक गुण रहेंगे सजातीय श्रेणी के जिसके भी रहेंगे तो समान क्या रहेंगे इनके रासायनिक गुण। जैसे आपको बता दें CH3OH और ये C2H5OH, ये सभी क्या है? आपस में सजातीय श्रेणियों के उदाहरण हैं। सजातीय श्रेणियां या सजातीय परमाणु या मतलब परमाणु से बने हुए क्या कहलाएंगे? अणु कहलाएंगे। तो ये सजातीय यौगिक हैं। इसी प्रकार सामान्य सूत्र, इनका जो सामान्य सूत्र होता है तो सभी का एक ही होगा सामान्य सूत्र। जैसे एल्केन की बात की जाए, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। तो ये सजातीय श्रेणी कहलाएंगे। जैसे आपको ये उदाहरण दिए हैं, इसमें देखिएगा, इसके लिए बात करें, चलिए नीचे है ही, उसी के लिए बात किया है, वहीं पे आपको दिखाई देते हैं। देखिएगा इनके सामान्य सूत्र, यदि क्या है कार्बन की संख्या 1 है, मतलब कार्बन की संख्या यदि 1 रहे तब C1 हो जाएगा और H2 गुणित क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और +2। तो ये वही सूत्र यहाँ पे फॉलो किए हैं। तो यहाँ पे इसका सूत्र क्या हो जाएगा? मीथेन होगा CH4। यहाँ पे यदि बात करें, ये 2 कार्बन है, कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 है, तो 2 गुणित 2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। तो C2H6। इस तरीके से ये इसके सजातीय श्रेणी का है। यदि मान लीजिए इसी में क्या है? एल्कोहल जुड़ा हो, OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तब यहाँ पे क्या करेंगे? एक H घटेगा और उसकी जगह पे OH आएगा। तो यहाँ पे Cn। तो यदि मान लीजिए यहाँ पे कार्बन 2 कार्बन वाले पे बात करें, जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो? 2 और एल्कोहल की श्रेणी बनानी है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? C2H5OH। तो देखिएगा इसी सूत्र के अनुसार है, n बराबर 2 किए, यहाँ पे 2n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 2 गुणित यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, तो 4 हो जाएगा। 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। यहाँ 5 कार्बन और OH वाला ग्रुप अलग से है ही यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? एल्कोहल का सामान्य सूत्र हो जाएगा। तो इस बन जाएगा ये। इसके बाद देखते हैं CH2 का अंतर। अब यहाँ पे क्या रहता है? सभी में क्या रहता है? सभी सजातीय श्रेणियों में केवल और केवल क्या रहता है? CH2 का। अगला देखिए, शुरुआत वाला ग्रुप जो रहेगा वो 3 कार्बन रहेगा, फिर इसके बाद CH2 हर बार आता चला जाएगा यदि एल्केन है तो सजातीय श्रेणियों में केवल अंतर कितना रहता है? CH2 का अंतर रहता है, मतलब एक CH2 आता जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मीथेन लिखा है CH3OH, इसमें यहाँ पे एक CH2 ही आया है, CH2 ही आया तो एक कार्बन की संख्या और बढ़ गई तो OH हो गया। यहाँ पे फिर एक CH2 आया तो इसमें और संख्या बढ़ेगी। तो इस तरीके से क्या है? हर बार CH2 का ही क्या होता है? अंतर पाया जाता है। बन जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो आपके यहाँ पे रहेगा तो निर्माण विधि, और इनके जो निर्माण की विधि होती है, सजातीय श्रेणियों के सदस्यों को कुछ सामान्य विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। मतलब कुछ जो सामान्य विधियां होती हैं उनके द्वारा सजातीय श्रेणियों के यौगिकों को
बनाया जाता है, एक ही जैसे सभी की क्या रहती हैं, गुण रहते हैं। इसके बाद इनकी सक्रियता जो होगी, तो सक्रियता अधिकांश सजातीय श्रेणियों के प्रथम सदस्य अन्य सदस्यों के गुणों से थोड़ा भिन्न होते हैं। श्रेणी में उच्चतर सदस्यों में क्रियाशीलता क्रमशः कम होती जाती है। देखिए जैसे ही क्या होता है, आकार बढ़ता जाता है तो क्रियाशीलता घटती जाएगी। जो छोटे आकार के होंगे वो अधिक क्रियाशील होंगे, और जिनके आकार क्या होंगे लगातार बढ़ते चले जाएंगे। मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए C2H5OH आ जाए, इस तरीके से यदि आकार तो बड़े सदस्य आते जाएंगे तो उनकी क्रियाशीलता क्रम क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। जो छोटे रहेंगे उनका आकार क्या है, मतलब क्रियाशीलता क्या रहेगी, बढ़ेगी, अधिक रहेगी। तो इस तरीके से इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण पद्धतियां। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि अपन बात करें IUPAC नामकरण पद्धतियों में, IUPAC नामकरण पद्धतियों से पहले भी कुछ पद्धतियां चल रही थी नामकरण की, तो उन पे भी थोड़ा बात करेंगे और फिर बाकी आगे पढ़ेंगे। तो किसी कार्बनिक यौगिक को निश्चित मानक नियमों के आधार पर उपयुक्त नाम देने की प्रक्रिया को नामकरण कहते हैं। तो नामकरण तो आप जानते हो कि कोई नियम रहेगा, विशेष नियम के द्वारा किया जाता है, नामकरण किया जाता है किसी का, जिससे इन यौगिकों का अध्ययन सुव्यवस्थित बन सके, अध्ययन में क्या हो, आसानी हो। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की मुख्यतः दो पद्धतियां होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले एक रूढ़ पद्धति या प्रचलित पद्धति, जिसको सामान्य पद्धति कहते हैं। तो जो रूढ़, जिसमें ज्यादा नियम नहीं रहते हैं, नियम कम नहीं रहते, नियमों का उपयोग नहीं किया जाता, तो वो क्या कहलाती हैं, रूढ़ पद्धतियां कहलाती हैं। फिर आता है IUPAC पद्धति, जो पूरे विश्व में रहती है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो होते हैं, तो ये पूरे विश्व लेवल की रहती है। फिर इसके बाद आपका एक एक करके इन दोनों की बात करते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले प्रचलित नामकरण पद्धति या रूढ़ पद्धति जो होती है, तो इसमें क्या रहता है कि कोई सी भी यदि यौगिक है या अणु, वो कहाँ पे पाया जाता है, उसका गुण क्या है, इसके आधार पर क्या कर दिया गया है, उनका नामकरण किया गया है। तो रूढ़ पद्धतियों में क्या है, कोई नियम नहीं रहते, बल्कि क्या रहते हैं वहां पे, वो कहाँ पे पाया जाता है, उनके गुण कैसे हैं, इस आधार पर क्या किया गया है, नामकरण किया गया है। जैसे अपन देखते हैं यहाँ पे मीथेन को क्या करते हैं, मार्स गैस के नाम से जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मीथेन क्या होती थी, दलदली भागों में पाई जाती थी। यहाँ पे क्योंकि ये दलदली भागों में पाई जाती थी, दलदल में पाई जाती थी, इसलिए उसको क्या कहते हैं, मार्स में मिलता है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, मार्स गैस के नाम से भी जानते थे मीथेन को। तो इस आधार पर इसके बाद जैसे फार्मिक अम्ल जो होता है, तो ये फार्मिका किसको, चींटी से प्राप्त होता था, इसलिए इसको क्या बोलते थे, फार्मिक HCHO को क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल के नाम से। यहाँ पे जो H रहता है और यहाँ पे COOH रहता है, ये क्या होता है, आपका फार्मिक अम्ल होता है। तो फार्मिक अम्ल ये कहाँ पे, चींटियों के डंक में मिला, यानी कि मधुमक्खियों के डंक में मिला, तो इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो फार्मिका से प्राप्त हुआ जिस, तो इस प्रकार की, जैसे मेथिल अल्कोहल जो हुआ आपका, मेथिल अल्कोहल मतलब CH3OH, ये मेथिल अल्कोहल हुआ, को कास्ट स्प्रिट के नाम से जानते हैं। मतलब ये लकड़ियों से मिलने वाला था, तो इसलिए क्या इसको कहते हैं, कास्ट स्प्रिट के नाम से जानते हैं। ठीक, तो मतलब इस तरीके से इनके सामान्य नाम में लकड़ियों के भंजन आसवन से क्या किया गया था, उसको प्राप्त किया गया। तो इस आधार पर रूढ़ नाम क्या है, वो किनसे मिलकर के या कहाँ पे पाया जाता है, उनके आधार पर रूढ़ नामों को क्या किया था, प्रचलित नामों को नामकरण किया गया था। इन सभी नामों का कोई व्यवस्थित आधार नहीं है, इन्हें सामान्य नाम या रूढ़ नाम कहते हैं, क्योंकि इनमें कोई नियम नहीं थे, बल्कि ये कुछ लोकप्रिय कार्बनिक यौगिकों के सामान्य नाम सारणी में दिए गए हैं। तो देखते हैं कुछ सारणी में जो नामकरण दिए गए हैं उनके देख लेते हैं, प्रचलित नाम भी दिए हैं और आपके, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो आता है, मीथेन का दिया है, मीथेन का प्रचलित नाम मीथेन सामान्य नाम, या मीथेन भी सामान्य नाम में बोल देते हैं। इसके बाद एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन दिए हैं, आपके 4 कार्बन दिए हैं। एक कार्बन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। 4 कार्बन है, तो इसको N-ब्यूटेन, सामान्य नाम में क्या बनेगी, N-ब्यूटेन।
इसके बाद यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे बात कंडीशन कैसी बन रही है आपको बता दें कि आइसोब्यूटेन, इसको क्या करेंगे आइसोब्यूटेन। देखिए आपको एक बार बता दें कि CH2 और इसके बाद क्या रहेगा आपका, यहाँ पे CH2 जुड़ा रहे और यहाँ पे CH रहे और CH3 और यहाँ पे CH3 रहे। इस तरीके से जब दो ग्रुप एक जैसे रहते हैं, किसी कार्बन से दो ग्रुप एक जैसे जुड़ जाते हैं, तब वहां पे शब्द जो उपयोग किया जाता है वो आइसो, तो इसका नाम क्या हो गया आइसोब्यूटेन कह देते हैं इसको। तो याद रखिएगा। और कार्बन की संख्या क्या है समान है, लेकिन मतलब समान है, जैसे इसमें 4 कार्बन थे, इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि 2 कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ गए, तो एक जैसे ग्रुप है, इसलिए इनके लिए समान नाम में क्या आइसो शब्द उपयोग किया जाता है और आइसोब्यूटेन हो जाएगा इसका नाम। इसके बाद यहाँ पे जब आप देखेंगे कि एक कार्बन से ही जब 4 एक जैसे ग्रुप जुड़ जाएं या कम से कम 3 ग्रुप जुड़ जाएं एक जैसे, जैसे ये मान लीजिए कार्बन है, इससे क्या है 3 ग्रुप एक जैसे जुड़ जाएं, CH3 जोड़ दें, यहाँ पे CH3 जोड़ दें और यहाँ पे CH3 जोड़ दें। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 ग्रुप एक जैसे जुड़ गए हैं और यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ये श्रृंखला बनाने के लिए CH3 एक बार यहाँ पे, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे क्या करना है आपको देखना है 3 ये ग्रुप एक जैसे यदि हो गए, एक तो ये क्या कहलाएगा तृतीयक पेंटेन कहलाएगा, सामान्य नाम यदि बात करें तो तृतीयक पेंटेन भी कहते हैं इसके सामान्य नाम को। और यदि 3 एक जैसे ग्रुप रहते हैं तब वहां पे नियो शब्द उपयोग किया जाता है, तो नियो पेंटेन के नाम से भी जानते हैं, नियो पेंटेन। तो इस तरीके से क्या होता है इनका नामकरण, सामान्य नामकरण किया जाता है, तो ये नियो पेंटेन हो जाएगा, बन जाएगा ये। इसके बाद देखते हैं आपका जो यहाँ पे एन प्रोपिल एल्कोहल लिखा है, एन प्रोपिल एल्कोहल मतलब यहाँ पे जो आपका एन प्रोपिल एल्कोहल CH3 CH2 CH2OH है, तो ये क्या कहलाएगा आपका एन प्रोपिल एल्कोहल। एन प्रोपिल एल्कोहल का मतलब ये nवें नंबर पे क्या है, और किसके nवें नंबर है प्रोपिल के nवें नंबर पे क्या जुड़ा है एल्कोहल जुड़ा है, एल्कोहल, इसलिए क्या बोलते हैं इसको एन प्रोपिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। जब श्रृंखला सीधी रहती है तब सामान्य नाम में एन शब्द उपयोग किया जाता है कि श्रृंखला सीधी है। यदि सीधी नहीं होती तो फिर आइसो या और शब्द यूज किए जाते हैं, द्वितीयक या आइसो या तृतीयक शब्द यूज किए जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा फार्मिक अम्ल, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड लिखा है, तो फॉर्मेल्डिहाइड को जब देखेंगे अपन, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड ये जब देखिएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा कि C रहेगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन रहेगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से क्या रहेगा H रहेगा और यहाँ पे H, तो इस तरीके के यौगिक क्या बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, तो बन जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या है एसीटोन दिया है, तो एसीटोन किसको कहते हैं, देखिए एसीटोन मतलब जब CO रहेगा और 2 बंद क्या रहते हैं CH3 जुड़े रहते हैं, तब इसको क्या बोलते हैं एसीटोन के नाम से जानते हैं, सामान्य नाम कीटोन वाला ग्रुप है। इसके बाद CH3 इसको क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं, CH3COOH इसको एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। आप याद रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, जब किसी भी ग्रुप के साथ में CH3 जुड़ जाता है तो सामान्य नाम में AC शब्द का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे AC शब्द का उपयोग किया जाएगा। जैसे यदि आपको ये जो आपका एसिटिक अम्ल है तो ये आपको दिख गया, जैसे मान लीजिए यदि क्या होता CH3 होता और CHO लिखा होता तब इसको क्या बोलते हैं एसिटैल्डिहाइड, तो इस तरीके से जब CH3 वाला ग्रुप किसी ग्रुप के साथ जुड़ जाता है तब याद रखिएगा AC शब्द का उपयोग किया जाता है, तो एसिटैल्डिहाइड या कि यहाँ पे एसिटिक अम्ल है। इसके बाद C6H6 बेंजीन का होता है, बेंजीन का तो सामान्य नाम और IUPAC नाम सेम है। इसके बाद यहाँ पे C6H5OCH3 इसको क्या बोलते हैं एनिसाल, सामान्य नाम में बोलते हैं, और वैसे IUPAC नाम तो अपन देखेंगे। इसके बाद C6H5NH2 यदि हो तो
इसको एनिलीन के नाम से जानते हैं, मतलब बेंजीन रिंग के साथ में क्या जुड़ जाएगा, NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा, तो इसको एनिलीन कहेंगे। इसके बाद फिर आपका यहाँ पे है C6H5COCH3, तो यहाँ पे एसिटोफिनोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसिड कीटोन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसके साथ में क्या है आपका बेंजीन जुड़ा है और CH3 जुड़ा है, तो इसलिए एसी शब्द, ये CH3 आ रहा है इसलिए एसी शब्द आएगा, तो एसिटोफिनोन। इसके बाद आपका एथिल मेथिल ईथर। ईथर में क्या होता है, ईथर में बीच में ऑक्सीजन O ग्रुप रहता है, ऑक्सीजन ग्रुप रहता है और दोनों तरफ क्या है एल्किल मूलक रहते हैं, तो इनके लिए कौन सा मूलक जुड़ा है, तो इस तरफ क्या जुड़ा है एथिल जुड़ा है और इस तरफ मेथिल जुड़ा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको एथिल मेथिल ईथर के नाम से जानते हैं सामान्य नाम में। तो सामान्य नाम इस तरीके से किए जाते हैं और इनके लिए वैसे ज्यादा नियम नहीं रहते हैं यहाँ पे, थोड़ा इसी कारण इनको रूढ़ नाम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आते हैं IUPAC पद्धति। IUPAC नामकरण जो होता है, तो चलिए पहले इसका बेसिक पढ़ते हैं कि क्या क्या कैसे IUPAC नामकरण की शुरुआत हुई थी। किसी कार्बनिक यौगिक को सुव्यवस्थित नाम देने के लिए सर्वप्रथम प्रयास सन 1892 में जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय रसायन कांग्रेस में किया गया, जो सफल रहा। इसमें घोषित प्रणाली को जिनेवा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो प्रणाली है तो उसको किस प्रणाली के नाम से जाता है, जिनेवा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और इस प्रणाली में सभी कार्बनिक यौगिकों के नाम संगत पैराफिन्स मतलब आपको एल्किल मूलक या एल्केन जो होते हैं इनको क्या कहते हैं, पैराफिन्स के नाम से जानते हैं, व्युत्पत्ति कर प्राप्त किया गया है। एल्केन के अम्लग्न, एल्केन का जो अम्लग्न होता है E को हटाकर नया अम्लग्न लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो आप एल्केन का देख रहे होगे तो एल्केन का जो E है इसको हटा के क्या होता है, किसी भी ग्रुप जो यदि कोई ग्रुप जुड़ा रहता है तो उस ग्रुप का क्या कर देते हैं नाम वहां पे लिख दिया जाता है। जैसे आपका वहां पे हो गया ऑल वाला जुड़ जाएगा तो E को हटा के OL हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे जैसे अल्कोहल के लिए क्या होता है, अल्कोहल के लिए अम्लग्न जो होता है, अम्लग्न आप समझते हैं जो पीछे लगता है जिसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय। ठीक, तो यहाँ पे ये ऑल होता है अल्कोहल का, तो ये ऑल क्या लगेगा पीछे लगेगा, तो E को हटा के OL हो जाएगा। एल्डिहाइड के लिए अम्लग्न होता है यहाँ पे अल, AL, कई बार एनसीईआरटी बुक में L लिखा रहता है, आप देख लीजिएगा वहां पे। कीटोन के लिए होता है ओन, IUPAC अम्लग्न क्या होता है ओन। अम्ल के लिए, अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है आपका कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या होता है ओइक होता है। इसका IUPAC अम्ल क्या होता है ओइक अम्ल या ओइक, ये दिया है देख लीजिएगा। तो इस तरीके से क्या रहेगा आपका, यहाँ पे इनके लिए अम्लग्न रहेंगे। तो ये अभी यहाँ पे स्टार्टिंग की बात है, जब जिनेवा में हुआ था तब की बात थी। जिनेवा में जो हुई थी कुछ कमियां थी, इस प्रणाली को की सहायता से अधिक शाखायुक्त पैराफिन तथा अधिक समूह वाले पैराफिन का नामकरण नहीं किया जा सकता। अतः सन 1930 में फिर से क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय संघ के रसायनज्ञों ने इसमें कुछ सुधार किया, जिसे IUC के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट जो होता है नाम, तो नाम दिया गया इसको, ठीक, IUC को। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, तो ये इसमें क्या हुआ, सन 1957 में अंतरराष्ट्रीय रसायनज्ञ संघ ने उक्त प्रणाली में और भी सुधार किए और इस नई मतलब इसकी नई जो पद्धति का क्या किया, प्रतिपादित प्रणाली को IUPAC नाम दिया गया है, इंटरनेशनल। तो ये आपको बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लॉयड केमिस्ट्री प्रणाली नाम दिया गया। और आधुनिक वर्तमान युग में अधिकांश इसी प्रणाली से प्रतिपादित नामों का उपयोग किया जाता ही है, फिर भी पुराने नामों को छोड़ा नहीं जा सकता। विषय में सुगमता के लिए दोनों प्रकार के नामों की जानकारी होना सुविधाजनक रहता है, कि मतलब दोनों प्रकार के नाम की आपको जानकारी रहे, सामान्य नाम, रूढ़ नाम, या उससे पहले क्या नाम चल रहे थे ये। अब आते हैं सबसे पहले अपन IUPAC नामकरण। तो यहाँ पे IUPAC नामकरण के लिए देखेंगे
सबसे पहले अपन सीधे सीधे नियम देख लेंगे कि कौन कौन से, फिर इनका क्या करेंगे, इनका उपयोग करते हुए नामकरण भी करेंगे। तो सबसे पहले पहला नियम क्या होता है, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। सबसे पहला नियम जो आपको है, कभी भी नामकरण करेंगे आप तो सबसे लंबी श्रृंखला का क्या करेंगे, सबसे पहला नामकरण करना स्टार्ट करते हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है कार्बन की, उसका नामकरण सबसे पहले किया जाता है। इसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है आपका कि श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का अंकन, मतलब यहाँ पे श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का अंकन करना है कि किस तरफ से अंकन किया जाएगा। तो वो अंकन दूसरा काम है कि अंकन किस तरफ से किया जाए। और जो तीसरा काम होगा आपका वहां पे, तो वो जो होगा तीसरा काम, तो प्रतिस्थापियों की स्थितियों का न्यूनतम योग नियम, मतलब जो प्रतिस्थापी होंगे, प्रतिस्थापी मतलब आपके जैसे मान लीजिए CH3 ग्रुप जुड़ा हो या Cl जुड़ा हो, OH जुड़ा हो, इस तरीके से, तो प्रतिस्थापियों की स्थितियों का न्यूनतम योग नियम, उनका जो योग एक अंकन का क्या करते हैं, योग करते हैं, तो वो जिनका कम आएगा योग उस तरफ से क्या की जाएगी, नंबरिंग की जाती है। फिर इसका आता है चौथा आपका प्रतिस्थापियों का वर्णमाला क्रम में लिखा जाना, मतलब इसके बाद क्या करेंगे, वर्णमाला क्रम में उनको लिखेंगे। वर्णमाला क्रम मतलब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, अल्फाबेटिकल जो इंग्लिश में होता है, तो उसके वर्णमाला क्रम में जिनका नाम अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा और जिसका बाद में आएगा उसका नामकरण बाद में किया जाएगा। इसके बाद वरीय कार्बन श्रृंखला का नामकरण, ठीक, मतलब इसके बाद जो आपका कार्बन श्रृंखला का क्या किया जाएगा, फिर नामकरण किया जाएगा जो भी कार्बन श्रृंखला होगी उसका। प्रतिस्थापियों के नामों की संख्या सूचक पूर्वलग्न, यहाँ पे प्रतिस्थापियों के जो क्या होगा आपका संख्या सूचक, जैसे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, इस तरीके के पूर्वलग्नों का उपयोग किया जाता है संख्या के आधार। जैसे आप जानते हो कि एक के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, वैसे मोनो कहते हैं एक को, लेकिन एक के लिए नहीं किया जाता क्योंकि एक ही संख्या है, तो एक के लिए, दो के लिए डाई शब्द यूज करेंगे, ये वही दो बार आ गए तो डाई, तीन बार आ गया ट्राई, चार बार आया तो टेट्रा, पांच बार आया पेंटा, इसी तरीके से छह बार है हेक्सा, इस तरीके से क्या किया जाएगा, इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद प्रतिस्थापियों की समान स्थिति का क्रमांकन, मतलब यहाँ पे यदि प्रतिस्थापी की क्योंकि क्या है समान स्थिति का क्या किया जाएगा, क्रमांकन, यदि समान स्थिति तो उसको दो बार ही लिखा जाता है, जैसे 2 2 है तो दो बार, यदि दो में दूसरे कारण पे ही कोई एक जैसे ही ग्रुप, दो ग्रुप जुड़े हैं तो 2 2, इस तरीके से क्या किया जाएगा, वहां पे अंकन किया जाएगा उनका, तो क्रमांकन किया जाता है। इसके बाद आपका आठवां और लास्ट नियम जो है, यदि यौगिक में क्रियात्मक समूह जो द्विआबंध त्रिआबंध उपस्थित है तो इन्हें पार श्रृंखला अथवा प्रतिस्थापियों की तुलना में वरीयता दी जाती है। तो आप याद रखिएगा, यदि क्या रहता है यहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो, या द्विआबंध जुड़ा हो या त्रिआबंध जुड़ा हो, तो इनका क्या किया जाता है, पार श्रृंखला में इन प्रतिस्थापियों की तुलना में वरीयता दी जाती है। इनका नामकरण किया जाएगा, इनके तरफ से क्या किया जाता है, अंकन किया जाता है। जैसे द्विबंध यदि कहीं है तो सबसे पहले उस तरफ से क्या किया जाता है, अंकन किया जाता है। तो याद रखिएगा ये 8 नियम थे आपके और 8 ही नियम है। इसके बाद अब आते हैं अपन यहाँ पे एक एक करके नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हुए नामकरण करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, इस प्रकार किसी कार्बनिक यौगिक का पूर्ण IUPAC नाम को निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहला जो आपका नियम है यहाँ पे पूर्वलग्न प्लस उसके बाद क्या करेंगे, मूल शब्द क्या होता है, मूल शब्द मतलब जैसे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरीके से मूल शब्द कहलाएंगे। प्राथमिक अनुलग्न मतलब अनुलग्न जो पीछे लगेगा इनके, तो वो क्या कहलाएगा, अनुलग्न कहलाएगा। चलिए तो देखिए आप प्राथमिक पूर्वलग्न हो गया। फिर यहाँ पे क्या करें, द्वितीय अनुलग्न का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे प्राथमिक के बाद क्या किया जाएगा, द्वितीय अनुलग्न का उपयोग किया जाएगा। इस तरीके से क्या किया जाएगा, यहाँ पे नामकरण का क्रम रहता है। अब यहाँ पे चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से किया जाएगा। तो देखिएगा आप यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये पूर्वलग्न किसको कहते हैं, जैसे यहाँ पे इसका पूर्वलग्न क्या होता है, क्लोरो, तो क्लोरो क्या कहलाएगा, इसका पूर्वलग्न कहलाएगा क्लोरो, ये पूर्वलग्न कहलाएगा। इसके बाद जनक श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला जो होती है वो क्या कहलाती है, जनक श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। ये जो लंबी कितने 4 कार्बन वाली ब्यूट श्रृंखला है, तो ये क्या कहलाएगी, ब्यूट
यहाँ पे 4 कार्बन की श्रृंखला है और ये कोई क्रियात्मक समूह यदि जुड़ा हो, जैसे यहाँ पे OH जुड़ा है, तो ये क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह कहलाता है या फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अलग से भी आप देखिए मूल सब, जैसे ब्यूट, ये यहाँ पे क्या है? ब्यूट। और प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है इसका? प्राथमिक अनुलग्न मतलब ये सिंगल बॉन्डेड जुड़े हैं, सिंगल बंध से जुड़े हैं, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसका? सभी एल्केन वाले हैं तो एन होएगा, IUPAC क्या होगा? अनुलग्न होगा एन। तो ये आपका अनुलग्न हुआ, प्राथमिक अनुलग्न। इसके बाद द्वितीय अनुलग्न क्या होता है? ग्रुप का अनुलग्न क्या होता है? द्वितीय अनुलग्न होता है जो लास्ट पे लगता है। तो यहाँ पे द्वितीय अनुलग्न में एल्कोहल का है तो ऑल है, ये ऑल एल्कोहल का। पूर्व लग्न क्या है? यहाँ पे क्लोरो का नाम पर पहले किया जाता है, तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा था इसलिए क्या हो जाएगा? क्लोरो हो जाएगा। इसके बाद तो आप जब देखेंगे तो इनका नाम देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा? क्लोरो, सबसे पहले क्लोरो का नाम पढ़ दिया जाएगा, फिर इसके बाद ब्यूट किया जाएगा, प्लस क्या है? एन किया जाएगा और यहाँ पे ऑल किया जाएगा। इसके साथ में क्लोरो की संख्या भी दी जाती है। तो देखिएगा यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जब देख रहे हैं ये, तो यहाँ पे क्या है? ये देखिएगा, थोड़ा ऊपर कर दें तो इसको आपको स्पष्ट दिखेगा। तो यहाँ पे 3 क्लोरो, तीसरे नंबर पे क्या जुड़ा था? क्लोरो जुड़ा था। यहाँ पे क्या तीसरे नंबर पे क्या जुड़ा था? क्लोरो जुड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा? क्लोरो हो जाएगा। चलिए एक बार लिख देते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा, इसी का IUPAC नाम लिखे, सूत्र लिखे जाते हैं। तो 3 कार्बन थे, CH3 CH, यहाँ पे CH जुड़ा था, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, इस तरीके से यौगिक था। तो यहाँ पे जब देखेंगे नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे? यहाँ पे चलिए यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे OH भी जुड़ा था, यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे चलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन किए देते हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे ये कार्बन। तो यहाँ पे क्या है? नंबरिंग यहाँ से की जाएगी, पहला, दूसरा और तीसरा, और ये चौथा। तो यहाँ पे तीसरे पे क्या जुड़ा है? क्लोरो जुड़ा है। तीसरे पे क्या जुड़ा है आपका? वहां पे क्लोरो जुड़ा है, तो यहाँ पे 3 क्लोरो हो जाएगा। इसी आधार पर क्या किया है इसने? 3 क्लोरो किया है। फिर ब्यूट, यहाँ पे कार्बन श्रृंखला कितनी है? 4 कार्बन की, इसलिए ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्डेड है इसलिए एन लगेगा, एल्केन वाला है तो इसलिए एन है, तो ब्यूट धन एन बराबर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। और पहले कार्बन पे क्या जुड़ा है? एल्कोहल जुड़ा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 1 ऑल हो जाएगा। तो यहाँ तो इस प्रकार का इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नामकरण। और IUPAC नामकरण में आपको ये बता दें कि IUPAC नामकरण करते टाइम पे यहाँ पे अंकन करेंगे तो उसके बाद डैश लगाते हैं, फिर क्लोरो लिखते हैं, फिर यहाँ पे स्पेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, किसी नाम लिखने के लिए स्पेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाता है, तो ये याद रखिएगा। और अंग्रेजी में यदि लिखते हैं तो छोटे अक्षरों में लिखते हैं, स्मॉल लेटर पे लिखा जाता है, तो याद रखिएगा आपको। तो यहाँ पे और आपको बता दें, देखिएगा यहाँ पे जो है, यहाँ प्राथमिक पूर्वलग्न एन जो एन से ई को हटाया गया है क्योंकि इसके स्थान पर ओ किया गया है। संख्या 1 एवं 3 क्रमशः अनुलग्न तथा पूर्वलग्नों की स्थिति को निरूपित करती है। इस प्रकार जनक हाइड्रोकार्बन के नाम में उपयुक्त पूर्वलग्न, अनुलग्न, प्राथमिक, द्वितीयक को संयुक्त करके वास्तविक यौगिक का नाम प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से नामकरण किया जाता है, आप देख लीजिएगा।